नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन भर के डिफेंस अपडेट्स को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने कहा है कि वो अब गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम के फाइनल यूजर ट्रायल करने वाली है अगले 2 महीनों में, और एक बार ये ट्रायल पूरे हो जाते हैं तो गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम अपने प्रोडक्शन फेज में पहुंच जाएगा। गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम की सबसे खास विशेषताओं में से एक है इसकी जबरदस्त रेंज। इसकी रेंज 75 किलोमीटर है और ये उन्नत रॉकेट प्रणाली अपनी सटीकता के साथ दूर के लक्ष्यों को मार गिराने की क्षमता रखती है। इस सिस्टम के एक एक्सटेंडेड यानी कि विस्तारित संस्करण पर काम चल रहा है जो कि 90 किलोमीटर दूर लक्ष्य को मार गिरा सकती है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी कि MBRL भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर रहा है। 40 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला पिनाका मार्क 1 और 60 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला इसका उन्नत संस्करण मार्क 2 पहले से ही भारतीय सेना में शामिल है। लेकिन गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम के आ जाने के बाद भारतीय सेना के तोपखाने की क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना 2025 तक अपने भरोसेमंद किरण ट्रेनर्स को रिटायर करने की योजना बना रही है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को लंबे समय से सितारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर का इंतजार था जिसे HAL के द्वारा तैयार किया जा रहा है। लेकिन HAL के द्वारा बनाया जाने वाला सितारा प्रोग्राम अभी अधर में लटका हुआ है। ऐसे में भारतीय वायुसेना किरण ट्रेनर्स के रिटायर होने के साथ अपने विकल्पों पर विचार कर रही है। किरण ट्रेनरों ने भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पायलटों को उन्नत लड़ाकू विमानों में ग्रेजुएट होने के लिए आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता प्रदान की है, लेकिन अब ये विमान अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुके हैं। वहीं HAL के द्वारा तैयार किया जा रहा सितारा IJT कई तरीके की चुनौतियों से जूझ रहा है, जबकि विमान ने अपने जरूरी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और इसके परीक्षण चरण अभी भी जारी हैं और कहा जा रहा है कि 3 साल और इसके परीक्षण चल सकते हैं। आपको बता दें कि HAL ने इस ट्रेनर के 6 टन स्पिन करने के लिए विमान की क्षमता का प्रदर्शन किया, जो कि ट्रेनिंग के लिए बेहद जरूरी होते हैं। वहीं HAL ने अपने HLFT-42 का प्रस्ताव भी रखा है और यही वजह है कि HAL अपने लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी कि लिफ्ट पर काम कर रहा है। HLFT-42 भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर की वायुसेनाओं ने अपनी पायलट प्रशिक्षण प्रक्रिया को दोबारा से कॉन्फ़िगर करके लिफ्ट विमान को अपनाया और इससे न केवल भारतीय वायुसेना की जरूरतें पूरी होगी, बाकायदा इसके एक्सपोर्ट की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना अगले साल एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित करेगी जिसका नाम तरंग शक्ति है। कहा जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में लगभग 12 वायुसेनाओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग में सुधार और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। इस युद्धाभ्यास में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान की वायुसेनाएं भी भाग लेंगी। तरंग शक्ति अभ्यास में 6 देश अपने लड़ाकू विमानों, सैन्य परिवहन विमान और बीच हवा में ईंधन भर सकने वाले विमानों जैसे संसाधनों के साथ हिस्सा लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोलकाता में युद्धपोत विंध्यागिरी को लॉन्च करने वाली है और ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा। इस वॉरशिप को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। बता दें कि INS विंध्यागिरी भारत के प्रोजेक्ट 17A का 6ठा जंगी जहाज है। इस युद्धपोत की सबसे खास बात यह है कि इसे भारत में ही तैयार किया गया है, जो कि अपनी क्लास का तीसरा वॉरशिप है। इस युद्धपोत में बेहतर स्टेल्थ फीचर, उन्नत हथियार और सेंसर्स के अलावा प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। ये नहीं, ये अपने साथ 6670 टन का एमुनेशन और दूसरे सामान को ले जाने में सक्षम है। INS विंध्यागिरी से बराक 8 मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इस युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइलों को भी लॉन्च किया जा सकता है। INS विंध्यागिरी में अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम भी लगाए गए हैं। इस युद्धपोत की लंबाई 150 मीटर और ऊंचाई 37 मीटर है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मॉस्को में चल रहे आर्मी 2023 एग्जीबिशन में रॉसबोरन एक्सपोर्ट के चेयरमैन ने कहा कि वो कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है अपने Su-57 और Su-75 चेकमेट 5th जनरेशन के फाइटर जेट में सहयोग करने के लिए, जिसमें कि जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन मॉडल भी शामिल होगा। रशिया ने इन दोनों ही एडवांस फाइटर जेट्स को एग्जीबिशन में भी प्रदर्शित किया है। आपको मैं बता दूं कि ये बात तब सामने आई है रशिया की तरफ से जब भारत अपने MRFA कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक बेहतर फाइटर जेट को तलाश रहा है। हालांकि भारत की तरफ से इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है, क्योंकि भारत पहले ही FGFA प्रोग्राम में जब शामिल हुआ था तभी पता चल गया था कि रशिया भारत को इसकी महत्वपूर्ण तकनीक नहीं दे रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एक्सपोर्ट डायरेक्टर ने घोषणा की है कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का डिजाइन अब फाइनल किया जा चुका है और इसकी निर्माण की प्रक्रिया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 2023 के अंत में शुरू होगी। और एक बार इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स पूरे हो जाते हैं तो इंडियन एयरफोर्स करीबन 400 यूनिट्स इस एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदेगी, जिन्हें कि वो अपने Su-30 एयरक्राफ्ट और तेजस एयरक्राफ्ट में लगाएगी। बता दें कि इन मिसाइल्स का फुल स्केल प्रोडक्शन यानी कि पूर्ण पैमाने पर उत्पादन लखनऊ फैसिलिटी में होगा 2026 में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने
लंबित पड़े 20,000 करोड़ रुपए की एक डील को क्लियर कर दिया है, जिसके तहत 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल्स को बनाया जाना है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में। और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में ही ये डील साइन हो जाएगी। ये 45,000 टन की वारशिप कई तरीके के उपकरणों जैसे कि ईंधन यानी कि फ्यूल, एमुनेशन और फूड सप्लाई जैसी सुविधा से लैस होंगे। और ये सभी क्लास के शिप्स, जिसमें कि भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी शामिल है, उन्हें सपोर्ट करेगा। और पहला शिप 2027 में नौसेना को मिलेगा और हर साल एक एक मिलता रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब कार्गो अनमैन्ड एरियल व्हीकल को खरीदना चाहती है, जो कि क्रिटिकल पेलोड्स को रिमोट और चैलेंजिंग लोकेशन में पहुंचा सके, खासकर कि चाइना से लगे नॉर्दर्न बॉर्डर में। कहा जा रहा है कि ये ड्रोन 400 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होने चाहिए, वो भी लंबी दूरी में। और ये छोटे एयर स्ट्रिप और फॉरवर्ड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम होने चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत और चीन के बीच चाहे कितने भी स्तर की बातचीत हो जाए, लेकिन नतीजा बिल्कुल बेनतीजा निकलेगा। और ऐसे ही कुछ हुआ है इस बार। लेकिन चाइना ने यहाँ पर सिर्फ भारत के साथ बातचीत को सराहा है, लेकिन जिन मुद्दों पर भारत ने बात की, उन मुद्दों पर चाइना ने कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि दोनों ही पक्ष अंतिम रूप से सीमावर्ती क्षेत्र में जमीन पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। तो क्या फायदा दोस्तों इस तरीके की मीटिंग का, जिस मीटिंग में कोई हल नहीं निकल रहा। यानी कि बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर भारत ने जोर जबरदस्ती नहीं की तो स्थिति वैसी बनी रहेगी और जितना हिस्सा चाइना खा चुका है वो उसी के कब्जे में आ जाएगा, क्योंकि वो क्षेत्र हमारा था जिस पर चाइना इलीगल तरीके से घुस चुका है, बैठ चुका है और वो पीछे नहीं हटना चाहता। वही चाइना की मीडिया की तरफ से भी ज्ञान दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत चीन सीमा विवाद संबंधों का आधार नहीं है, इस चक्कर में ना पड़े देश। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक विस्तारित संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य देश की डिजिटल क्रांति की ओर गति प्रदान करना है। विस्तारित कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी, शिक्षा, शासन और इनोवेशन से जुड़ी पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसके लिए 14,903 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें कि डिजी लॉकर एक्सटेंशन, फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम, ISEA प्रोग्राम और उमंग ऐप सेवाओं का विस्तार शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बात को लेकर चाइना चिढ़ गया है। दरअसल उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तिब्बतियों को अपने पूर्वजों की भूमि पर लौटने और अपनी संस्कृति और परंपराओं का अनुभव करने का लीगल राइट है। जनरल नरवणे के अनुसार तिब्बत में 60 लाख तिब्बती हैं, जबकि 1,40,000 निर्वासित है, जिनमें से 1 लाख भारत में है। उन्होंने कहा कि इस गुप्त शक्ति का एक असाधारण भंडार है, जिसका दोहन करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह वास्तव में एक ऐतिहासिक तथ्य है कि तिब्बत भारत का सही पड़ोसी रहा है। दोस्तों, ये पहली बार है जब भारत ने भी चीन की दुखती नस पर हाथ रख दिया है। दरअसल चाइना की तरफ से भी इस बात पर जवाब आना लाजमी था और उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व भारतीय सेना प्रमुख वो तिब्बत के संघर्ष का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने ये बात भी गलत कही है कि तिब्बत पर चीन का दावा गलत है। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जैसा चाइना करता है कश्मीर के मुद्दे पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, भारत ने भी अब उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी होगी। यानी कि विक्रम लैंडर को अपने थ्रस्टर का इस्तेमाल करके अपनी गति धीमी करनी होगी और साथ ही अपनी ऊंचाई भी कम करनी होगी। आपको बता दें कि आज विक्रम लैंडर अपने प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। अब 18 और 20 अगस्त को होने वाले डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 100 किलोमीटर वाले एपोलियन ऑर्बिट में डाला जाएगा। प्रपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद विक्रम लैंडर गोलाकार ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। वो 30 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए 2 बार डी ऑर्बिटिंग करेगा, यानी कि अपनी ऊंचाई कम करेगा, साथ ही गति को भी धीमी करेगा। इसके लिए उसके इंजनों की रेट्रो फायरिंग की जाएगी, यानी कि उल्टी कक्षा में घुमाया जाएगा। और एक बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी, तब शुरू होगा इसरो के लिए सबसे कठिन फेज, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग। 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गति को कम किया जाएगा और चंद्रयान 3 को धीमे धीमे चांद की सतह पर उतारा जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के समझ में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।